26 अल्ट्रा फाइनली हियर जो कि मैंने अपग्रेड किया अपने 24 अल्ट्रा से। तो मैंने क्यों अपग्रेड किया, मुझे क्या-क्या इंप्रूवमेंट देखने को मिला, इन दोनों डिवाइस के बीच में क्या डिफरेंस है, वो यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ। फिलहाल मैं इसे 2-3 दिनों से यूज़ कर रहा हूँ, तो क्या-क्या चीज़ें मैंने नोटिस करी वो सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको पता चलने वाली है। और डिटेल में एक और वीडियो आपको मिलेगा इन दोनों के कैमरा का, साथ-साथ डिस्प्ले का, चार्जिंग का मैंने आपको ऑलरेडी दे दिया है। आपको 26 अल्ट्रा में One UI 8.5 देखने को मिलता है, जो कि बहुत सारे फीचर्स को प्रोवाइड करता है और फुल्ली एआई यहाँ पे भरे गए हैं, जिस पे मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो दे रखा है ऑलरेडी, जिसे आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो। बट इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 26 अल्ट्रा का कि क्या कुछ है, कैसा है और आपको ये बाई करना चाहिए नहीं, उसका भी यहाँ पे आइडिया लगेगा। इसलिए लास्ट तक वॉच करना, और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर देना, पॉसिबल हो तो हाइप दे देना इस वीडियो को। और अगर आप कंपैरिजन करना चाहते हो और डिटेल जानना चाहते हो, जो भी आपको जो चेक करवाना है, आप कमेंट कर सकते हो। और आने वाले टाइम में बहुत सारे कंपैरिजन और बहुत सारे वीडियोज आपको मिलने वाले हैं, तो सब्सक्राइब इम्पॉर्टेंट है। अगर हम बात करें इसके डिज़ाइन की, तो डिज़ाइन इस वजह 26 अल्ट्रा का सिमिलर ही कर दिया गया है तीनों के अंदर, 26, 26 प्लस और अल्ट्रा के अंदर, जो कि यहाँ पे फोल्ड 7 जैसा देखने को मिलता है, यानी कैमरे के पास आइलैंड आपको दिखाई देता है। और ये पहले से 25 अल्ट्रा से 4 ग्राम है जो लाइटर हो चुका है। बाकी के फ़ोन जितने भी थे 24, 25 आपको टाइटेनियम के साथ देखने को मिलता था, ये एल्युमिनियम फ्रेम के साथ आ चुका है। मैंने 22 अल्ट्रा यूज़ किया था करीब 2 साल, जो कि एल्युमिनियम फ्रेम के साथ था। और मैं किसी भी फ़ोन के अंदर कभी भी बैक कवर अप्लाई नहीं करता, एक नॉर्मल सा स्क्रीन ही रखता हूँ। लेकिन यहाँ पे है जो स्किन अप्लाई करने के बाद में मुझे एल्युमिनियम पे कोई इशू नहीं आया था 22 अल्ट्रा के अंदर, तो आई होप कि इसमें भी कोई नहीं आएगा। लेकिन हाँ, ड्रॉप होने के बाद एज कम्पेयर टू टाइटेनियम इसमें जल्दी डेंट और स्क्रैच आपको देखने को मिल सकते हैं। तो प्रोटेक्शन एंड सेफ्टी के लिए इस पे आप एक स्किन साथ साथ बैक कवर अप्लाई कर लेना अगर आप यूज़ करते हो तो, क्योंकि मैं बैक कवर यूज़ नहीं करता, मैं सिर्फ और सिर्फ स्किन ही अप्लाई करके रखता हूँ। इसे यूज़ करते हुए 2 साल हो चुके हैं और आज भी ये बिल्कुल ही ब्रांड न्यू कंडीशन में है। अगर मैं इसे हटा दूँ तो ऐसा लगता है जैसे कि मैंने अभी जस्ट परचेज ही किया है। मैं छोटा सा क्लिप ऐड कर दूंगा। तो सबकी अपनी अपनी प्रेफरेंस होती है, तो आप देख लेना आप कैसे फ़ोन को यूज़ करते हो। लेकिन आप अगर सिर्फ और सिर्फ बैक कवर अप्लाई करते हो तो लॉन्ग यूजेज के बाद बैक कवर के अंदर डस्ट पार्टिकल जाते हैं और वो काफ़ी ख़राब से निशान छोड़ देते हैं आपके बैक बॉडी ऊपर, जो कि अच्छा नहीं लगता। तो कम से कम एक स्किन अप्लाई ज़रूर कर लेना। अब कुछ लोग ये सोचते हैं कि भाई स्किन अप्लाई करने के बाद जो इसका हीटिंग है वो ठीक से काम नहीं करेगा और फ़ोन हीट करेगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि मैं 22 अल्ट्रा को भी 2 साल यूज़ किया है स्किन के साथ, 24 अल्ट्रा को भी मैं यूज़ कर रहा हूँ, मुझे कोई भी इशू नहीं आया। इसका जो वेपर चैम्बर है वो पहले से थोड़ा इंप्रूव हुआ है, बेटर हुआ है 26 अल्ट्रा के अंदर, तो ऐसे मुझे कोई खास हीटिंग आज तक देखने को नहीं मिला 24 अल्ट्रा के अंदर भी। तो 26 अल्ट्रा में भी आपको ये चीज़ देखने को नहीं मिलेगी, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि हीटिंग वगैरह होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। 24 अल्ट्रा में अक्सर जो यूज़ करता हूँ विदाउट बैक कवर के, जिसकी वजह से मुझे यूज़ करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होता है। इसका कॉर्नर काफ़ी ज़्यादा शार्प है, तो हाथों में चुभता है, जो कि जो बैक कवर यूज़ करते हैं उनके लिए कोई बिग इशू नहीं है, बट पर्सनली मेरे लिए है, क्योंकि मैं यूज़ नहीं करता। तो ये प्रॉब्लम मेरे यहाँ पे सॉर्ट आउट हो जाती है, क्योंकि इसे राउंड कर दिया गया है, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा। 25 अल्ट्रा मैंने इसलिए अपग्रेड नहीं किया था क्योंकि उस पे जो कैमरा रिंग ऐड किया गया था ना, वो मुझे बिल्कुल ही बेकार लगता था, मेरी पर्सनल चॉइस में बता रहा हूँ, इसलिए मैंने उस पे अपग्रेड नहीं किया था। और मुझे इसका जो कैमरा डिज़ाइन ओवरऑल ठीक लगा है, और एक कॉर्नर राउंड हो चुका है, जो कि काफ़ी सही है और यूज़ करने में काफ़ी ज़्यादा हैंडी भी लगता है। बट ये थोड़ा सा पतला हुआ है वेट के मामले में, तो यहाँ पे कैमरा थोड़ा और बाहर आ चुका है, तो टेबल पे रखने के बाद ये काफ़ी ज़्यादा वॉबल्स करता है, जो कि 24 अल्ट्रा में उतना ज़्यादा ये फील नहीं होता था, बट अब यहाँ पे होता है। बट ये मेरे लिए बिग मैटर नहीं है। साथ सबसे बड़ा डिफरेंट देखने को मिलता है स्पेन से रिलेटेड। पर्सनली मैं 2 साल से यूज़ कर रहा हूँ ये, इसके पहले मैंने 22 अल्ट्रा यूज़ किया, मुझे कभी स्पेन की नीड ही नहीं पड़ी, क्योंकि मैंने इसे अपने डेली लाइफ के हैबिट में इन ही नहीं किया है। लेकिन हाँ, यहाँ पे आपको जो ब्लूटूथ का सपोर्ट और बहुत सारे एयर जेस्चर्स देखने को मिल जाते थे 24 अल्ट्रा के अंदर, जो कि 25 अल्ट्रा में रिमूव कर दिया गया ब्लूटूथ का सपोर्ट, और सेम 26 अल्ट्रा में भी कंटिन्यू रखा गया है। तो अगर आप स्पेन के यूजर्स थे तो आपको ये बड़ा सा डाउन साइड मिलने वाला है। लेकिन आप मेरी तरह हो कि स्पेन का कोई खास नीड ही नहीं रहता, आप अपने डेली लाइफ में इसे डाले ही नहीं हो, इन ही नहीं की हो, तो ये बस फ़ोन के अंदर इन पड़ा रहता है, तो इससे आपको कोई खास फ़र्क नहीं पड़ेगा आपके 26 अल्ट्रा के अंदर। लेकिन हाँ, एक और चीज़ है कि 26 अल्ट्रा का कॉर्नर थोड़ा राउंड हो चुका है, तो इसे निकालने के बाद इसे आप अपोजिट में नहीं डाल सकते। अगर डालोगे तो बाहर थोड़ा सा निकला हुआ रहता है, जो कि देखने में अच्छा नहीं लगता, और इस पेन थोड़ा सा पहले से पतला भी हो चुका है, यानी फुल्ली डाइट पे है ये आज के टाइम पे। कि डिज़ाइन एंड फील की बात करें तो इसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया है, ये वही आपको प्रीमियम फील देता है, इन हैंड काफ़ी अच्छा आता है, जो कि मुझे पर्सनली पसंद
पसंद आया। तो डिज़ाइन और इन हैंड फीलिंग के मामले में 1% भी मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा और नहीं कहूँगा। लेकिन हाँ, वहीं पे 24 अल्ट्रा आपको जो 1000 के फ़ोन के भीड़ में भी जो बिल्कुल ही अलग दिखाई देता था। पता चल जाता था देख के ही कि भाई ये सैमसंग का अल्ट्रा सीरीज़ है विदाउट कैमरा मॉड्यूल को चेक किए हुए, क्योंकि ये बॉक्सी डिज़ाइन में आता है, जो कि मुझे पर्सनली पसंद आता है। बट हाँ, डेली यूज़ में ये तकलीफ भी देता है। वहीं पे राउंड कॉर्नर हो गया है, जो कि इन हैंड फील काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन और इम्प्रूव हो गया है। बट इसका जो एक यूनिक डिज़ाइन लुक था ना, वो सिग्नेचर यहाँ पे ख़त्म हो जाता है जब तक कि आप इसे कैमरे पे ध्यान ना दो, जब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि भाई ये अल्ट्रा सीरीज़ का है। तो बस अभी के टाइम पे इसका एक कैमरा मॉड्यूल ही पहचान में है, जो कि आपको इसे थोड़ा-सा यूनिक बनाता है। अदरवाइज़ 100 फ़ोन के बीच में अगर ये रखा रहे तो पहचान पाना आज के टाइम पे थोड़ा मुश्किल हो गया है। तो ये थोड़ा अलग-सा चेंज आया है बॉडी लैंग्वेज के अंदर। 26 अल्ट्रा में आपको बैक में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास आर्मर 2 का प्रोटेक्शन और फ्रंट में आपको जो विक्टर्स 2 का प्रोटेक्शन देखने को मिलता है। 2026 में भी आपको 26 अल्ट्रा में IP68 का ही रेटिंग देखने को मिलता है, सिमिलर टू अदर अल्ट्रा, जो कि अभी अदर ब्रांड से कंपेयर करें तो वहाँ पे आपको IP69 का रेटिंग देखने को मिलता है। तो ये थोड़ा सा अपग्रेड हो जाता तो बेटर होता, बट नहीं किया गया। वैसे भी मैं अपने फ़ोन को, जो कि मेरा अल्ट्रा है, आज तक पानी में ड्रॉप नहीं किया है, ना ही मैं इसे करने वाला हूँ। लेकिन आप करते हो तो आप देख लेना। IP68 भी ऐसे भी अच्छा है, बट अभी सभी जो 69 दे रहे हैं तो होता तो बेटर होता। अगर 26 अल्ट्रा की बात करें तो इसके डिस्प्ले में एक बिग इंप्रूवमेंट लाया गया है, जो कि प्राइवेसी फीचर्स के नाम से है, जो कि सेम उसी तरीके से वर्क करता है जैसे कि आप प्राइवेसी गार्ड अप्लाई किया करते थे, जिसकी वजह से फ़ोन को टिल्ट करने के बाद सामने से दिखाई नहीं देता था। बट प्राइवेसी गार्ड का ड्रॉबैक ये है, वो एवरी टाइम अप्लाई रहता है और आपके डिस्प्ले की क्वालिटी को काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस कर देता था। लेकिन यहाँ पे है कि जब आप इसे एक्टिवेट करोगे तभी आपकी डिस्प्ले क्वालिटी रिड्यूस होती है। तो आपको जब ज़रूरत है जब आप इसे एक्टिवेट करो, अदरवाइज ऑल टाइम नॉर्मल तरीके से यूज़ करो, कोई भी कमी देखने को नहीं मिलती है। ये चीज़ मुझे अच्छा लगा और ये काफ़ी ज़्यादा कस्टमाइजेबल है, जो कि काफ़ी यूज में आने वाला है उन लोगों के लिए जो कि प्राइवेसी गार्ड यूज़ करते हैं। बट पर्सनली मैं यूज़ नहीं करता, तो मेरे काम का ये फीचर्स नहीं है। लेकिन बहुत से लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा काम का होने वाला है, जो कि पब्लिक प्लेस में फ़ोन यूज़ करते हैं, ट्रांजेक्शन करते हैं, बिल पे करते हैं या कुछ ऐसा रीड करते हैं जो कि चाहते हैं कि कोई और ना देखे। तो ऐसे में ये हेल्प करेगा। तो आप ऐसे सिंगल अप्लाई करके रख सकते हो सिक्योर एप्लीकेशन के लिए, जैसे कि कहीं पे पासवर्ड डालना हो, कोई बैंकिंग का एप्लीकेशन हो या फिर कोई नोटिफिकेशन वगैरह आता हो जो आप चाहते हो कोई ना देखे, तो उस पर भी आप ये अप्लाई करके रख सकते हो। तो ऐसे में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाला है। लेकिन प्राइवेसी डिस्प्ले ऐड करने के बाद एक थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ हो चुका है, वो है एंटी रिफ्लेक्टिंग के मामले में, क्योंकि ये उतना ज़्यादा रिफ्लेक्शन को कट नहीं करता है जितना कि आपको 25 अल्ट्रा और 24 अल्ट्रा में देखने को मिल जाता है। तो हल्का सा कम हुआ है, लेकिन ये भी मेरे काम का नहीं होने वाला, क्योंकि मैं अपने 24 अल्ट्रा में नॉर्मल से एक टेम्पर ग्लास अप्लाई कर रखा हूँ, जो कि काफ़ी ज़्यादा सही काम करता है। और इसे अप्लाई करने के बाद एंटी कोटिंग काम खत्म हो जाती है, यानी डेड हो जाता है, और सेम यहाँ पे भी हो जाएगा। और इसके लिए भी मैंने है जो एक अच्छा सा टेम्पर ग्लास ऑर्डर कर दिया है, जल्दी आ जाएगा। मैं आपको वीडियो दे दूंगा, देखेंगे कि अप्लाई करने के बाद एंटी रिफ्लेक्टिंग कोटिंग के अलावा जो प्राइवेसी डिस्प्ले उसमें कुछ फ़र्क पड़ता है ग्लास के साथ या फिर नहीं पड़ता। तो उसके लिए वेट जरूर करना और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लेना। इस बार सैमसंग ने यहाँ पे जो M14 पैनल यूज किया है, जो कि 6.9 इंचेस का देखने को मिलता है, जिसमें LTPO 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, 2600 निट्स का पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाता है, HDR10+ सपोर्ट करता है। और ये डिस्प्ले आपको जो 8 बिट ही देखने को मिलता है, जो कि अभी तक अपग्रेड नहीं किया गया। और इससे रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक हो गया था लॉन्च के टाइम पे, हर किसी ने भाई 10 बिट मेंशन किया था, क्योंकि आगे से ही लॉन्ग इन्फॉर्मेशन आया था। बट सैमसंग ने यहाँ पे क्लियर कर दिया कि इसमें आपको 10 बिट नहीं देखने को मिलता है। तो एक मैं कह सकता हूँ 2026 के मामले में डाउनसाइड है, क्योंकि बाकी अदर ब्रांड तो भाई 12 बिट तक स्विच कर गए हैं। बट यहाँ पे कुछ नए टेक्नोलॉजी प्रो स्केलर वगैरह यूज़ किया गया है, जिससे आपको यहाँ पे वीडियो वॉचिंग, फोटोज वॉचिंग में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट देखने को मिल जाता है। और अगर इसे कंपेयर करते हैं 24 अल्ट्रा और 25 अल्ट्रा से, तो स्लाइटली इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलता है कलर एक्यूरेसी और बाकी अदर चीज़ों में। अगर इसके स्पीकर की बात करें तो ये पहले से आपका है जो 24 अल्ट्रा 25 अल्ट्रा में काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन था, बट इसे और भी ज़्यादा रिफाइन किया गया है, जिसकी वजह से इसका जो आउटपुट है वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो गया है। मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे डेमो में दिखा देता हूँ कि कितना चेंज आपको देखने को मिलता है, इससे आपको एक प्रॉपर आइडिया लग जाएगा।
यहाँ पे सैमसंग को एक छोटा सा काम जरूर करना चाहिए था, वो है हमारा जो PWM डिमिंग के अंदर, जो कि यहाँ पे 480 हर्ट्ज कहीं आपको देखने को मिल जाता है। तो अगर आप ऐसे यूजर से जो कि भाई आपको जो आंखों में प्रॉब्लम आता है फ्लिकरिंग की वजह से, तो वो चीज़ें आपको यहाँ पे भी नोटिस होगी, जैसे कि आपको 25 अल्ट्रा और 24 अल्ट्रा में देखने को मिलता था। बट यहाँ पे कुछ लोग अभी कंप्लेन कर रहे हैं कि जब यहाँ पे इसका QHD मोड ऑन करके विविड को थोड़ा बूस्ट करके ब्राइटनेस को 30 से 40% रखने के बाद जब रीडिंग काम करते हैं और स्क्रॉलिंग करते हैं, तो वहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत आती है, आंखों में प्रॉब्लम हो रहा है। और ये चीज़ मैंने पर्सनली नोटिस करी है कि जब भी आप कोई रीडिंग वाला काम करते हो और स्क्रॉल करते हो, तो वहाँ पे जो टेक्स्ट का जो स्क्रॉलिंग है ना, एनिमेशन, वो उतना ज़्यादा अच्छा देखने को नहीं मिलता जैसे कि 24 अल्ट्रा या 25 अल्ट्रा में है। तो मे बी ये OT अपडेट के बाद सॉल्व हो सकता है, या फिर मे बी प्राइवेसी डिस्प्ले की वजह से इस तरीके से ये बिहेव कर रहा है। तो जब तक 2-3 अपडेट नहीं आ जाता है, जब तक ये चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं होने वाली और नहीं कंफर्म होने वाला है। बट उम्मीद यही है कि अपडेट आने के बाद ये सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि 24 अल्ट्रा जब लॉन्च हुआ था तो उसके कलर से रिलेटेड भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहे थे, जो कि अपडेट के बाद सॉल्व कर दिया गया था। तो आई होप कि इसके अंदर भी जो ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया जाएगा। अब रही बात इसके परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पे परफॉर्मेंस के लिए स्नैपड्रैगन का 8 एलीट Gen 5 दिया गया है, जहाँ पे EFS 4.0 ही रखा गया है, जबकि 4.1 देना चाहिए था, बट इन लोगों ने नहीं दिया है। और यहाँ पे वेपर चैम्बर जो है पहले से इम्प्रूव्ड हुआ है, थोड़ा सा लार्जर हुआ है, तो हीटिंग का कोई भी टेंशन की बात नहीं है। ऐसे भी 24 अल्ट्रा मैंने इतने टाइम से यूज़ किया, मुझे कभी भी इशू नहीं आया, तो 26 अल्ट्रा में भी नहीं आने वाला है, तो इसलिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं आपको यहाँ पे रिजल्ट शो करूँ Geekbench का, तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिल जाता है। वहीं पर बात करें CPU थ्रोटल का, तो अब तक मैंने जितने भी स्मार्टफोन के रिव्यू किए, उनमें से सबसे बेकार सा CPU रिजल्ट मुझे देखने को मिला, यानी पूरा का पूरा रेड। लेकिन आई नो कि नेक्स्ट अपडेट के बाद ये सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो जो फर्स्ट रिजल्ट है वो काफ़ी ज़्यादा हाइयर है, उसके बाद ये थ्रोटल किया है, तो रिजल्ट बेहतरीन है, लेकिन अभी इंप्रूव होने की ज़रूरत है, क्योंकि गेमिंग वगैरह में कोई भी दिक्कत नहीं आता। और BGMI के साथ आपको यहाँ पे जो 90 FPS अभी के टाइम पे देखने को मिलता है, जबकि बाकी 25 अल्ट्रा में आपको 120 मिल जाता है, तो ये जल्दी अनलॉक हो जाएगा। तो अगर आप गेमिंग के बारे में जानना चाहते हो, तो बेटर होगा कि आप एक डेडिकेटेड चैनल चेक कर लो, जहाँ पे आपको गेमिंग का फुल डिटेल मिल जाएगा। अदरवाइज यहाँ पे गेमिंग से रिलेटेड दिक्कत नहीं आएगा, बट आप देखोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। वहीं पे AnTuTu स्कोर की बात करें, तो जब मैं फर्स्ट डे से यूज़ किया, जब टेस्टिंग की थी, तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट थे, लेकिन 1-2 दिनों के यूज़ के बाद इसमें और इंप्रूवमेंट देखने को मिल जाता है, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा सही लगा, जो कि काफ़ी परफेक्ट है। साथ साथ मैंने बहुत सारे अदर यूट्यूबर्स के वीडियो देखे थे 26 अल्ट्रा से रिलेटेड, जहाँ पे 3D मार्क के अंदर सभी के स्कोर काफ़ी ज़्यादा डाउन लगे थे, बट मुझे यहाँ पे काफ़ी अच्छे स्कोर देखने को मिले हैं। जहाँ पे आप देख पाओगे बेस्ट लूप और लोएस्ट लूप काफ़ी ज़्यादा हाई है, लेकिन वहीं पे जो स्टेबिलिटी है ये मुझे ऑनलाइन 49% देखने को मिला है, जो कि इसके अंदर भी और इंप्रूवमेंट आ जाएगा 1-2 अपडेट के बाद। वहीं पे हम बात करें इसके हीटिंग की, तो यहाँ पे ओनली ऑन 33 से स्टार्ट हुआ था, 45 तक गया है, यानी ओवर हीटिंग तो नहीं है, जबकि बाकी डिवाइस में तो भाई काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाता है। बैटरी ड्रॉप की बात करें, तो ऑनली ऑन इस टेस्टिंग में जो 10% का बैटरी ड्रॉप हुआ है, और जो FPS है वो आपको 38 से 201 तक देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा मुझे बेटर लगा। एक चीज़ के ऊपर और मुझे काफ़ी ज़्यादा उम्मीद था कि सैमसंग इंप्रूव करेगा, बट स्टिल यहाँ पे आपको वही देखने को मिल जाता है सिमिलर, जो कि आपको 24 अल्ट्रा, 25 अल्ट्रा, 22 अल्ट्रा, 23 अल्ट्रा में देखने को मिला। आप तो समझ ही गए हो मैं किसकी बात कर रहा हूँ। जी हाँ, बैटरी। यहाँ पे आपको 5000 mAh बैटरी ही देखने को मिल जाता है, बस चार्जर को इस बार इंप्रूव किया गया है, जो कि 45 वॉट से 60 वॉट किया गया है, जिसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो दे रखा है कि 24 अल्ट्रा और 26 अल्ट्रा में क्या डिफरेंस आपको देखने को मिल जाता है। जहाँ पे 15 मिनट का डिफरेंस देखने को मिला था, और थोड़ा हीट इन्वायरमेंट में मैंने टेस्टिंग करा था, तो 26 अल्ट्रा को चार्ज होने में टाइम लगा था, जो कि 1 और 6 मिनट का था। लेकिन जब मैंने फ़ोन को कूल डाउन किया, दुआ जो सेकेंड यूज़ करने का चार्जिंग पे डाला और 1% से 100% चार्ज किया, तो ऑनलाइन 45 मिनट में कंप्लीट चार्ज हुआ। लेकिन थोड़ा सा ये वार्म था और डेड कंडीशन में था, यानी बैटरी खत्म था, तो वैसे में ये 1 और 6 मिनट का टाइम लगाया है। तो अगर आप ऐसे इन्वर्टर में फ़ोन चार्ज करते हो जहाँ पे भाई थोड़ा हीटअप वगैरह है, तो थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लगेगा। अदरवाइज आपका जो 45 मिनट में कंप्लीट चार्ज हो जाएगा, और आप है जो 10% 20% से चार्ज करते हो, तो ये टाइम और भी ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगा। तो चार्जिंग स्पीड तो रियली में पहले से इंप्रूव हुआ है, जो कि काफ़ी अच्छा लगता है। लेकिन एक चीज़ और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बेटर मुझे नोटिस हुआ है, वो इसका बैटरी बैकअप। जी हाँ, ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि मैंने सैमसंग के पहले बहुत सारे डिवाइसेज यूज़ किए हैं। अभी मैं यहाँ पे 22 अल्ट्रा, 24 अल्ट्रा को यूज़ कर चुका हूँ। इन सभी में प्रॉब्लम क्या था कि आपके फ़ोन की जो बैटरी है वो जैसे लो शो कर देता था, यानी 10% के नीचे आ गया, तो इसे ऑफ होने में टाइम नहीं लगता था, मुश्किल से 5 से 10 मिनट में ये ऑफ हो जाता था। वहीं पे 26 अल्ट्रा में पता नहीं इन्होंने क्या ऑप्टिमाइजेशन किया है, One UI 8.5 का खेल है या फिर इसके चिपसेट वगैरह का, कि आपका जो बैटरी है वो काफ़ी अच्छा बैकअप दे देता है। मैंने 5% के बाद जब 3D मार्किंग टेस्ट किया था,
करीब 15 मिनट के रन टाइम के बाद 2% का बैटरी लो का वार्निंग आ गया, 3D मार्क मेरा रुक गया था। उसके बाद मैंने जो 2 टाइम जो CPU थ्रॉटल को रन किया 15 मिनट तक, उसमें थोड़ा सा फ़ोन हीट वगैरह भी हुआ, बट स्टिल बैटरी ड्रॉप होने का नाम नहीं लिया। यानी 15 मिनट आराम से रन कर गया और उसके बाद जो 5 मिनट और रन किया तब जाके मेरा बैटरी जो खत्म हुआ, स्विच ऑफ हुआ। यानी लास्ट का जो 5% 2% का बैटरी है वो काफ़ी ज़्यादा आपको जो लॉन्गर बैटरी प्रोवाइड करता है। और ये चीज़ देख के मुझे भाई काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि पहले वाले डिवाइसेज में ऐसा कुछ भी नहीं था जो कि यहाँ पे इंप्रूवमेंट देखने को मिला। लेकिन हाँ, मैंने दोनों को साइड बाय साइड नोटिस करना चालू किया था 25% बैटरी के बाद। तो दोनों मैंने सेम टास्क परफॉर्म किए, दोनों में सिमिलर में यूज करा था एक हाथ में रख के। तो दोनों का जो बैटरी ड्रॉप है वो सिमिलर देखने को मिल रहा था। यानी 1% अगर इधर ड्रॉप हो रहा है तो 1% इधर भी ड्रॉप हो रहा है। तो सिमिलर बैटरी ड्रॉप परसेंटेज मुझे दोनों में देखने को मिला। लेकिन जो लास्ट का जो परसेंटेज था ना, वो रियली में काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से काम किया है। तो यहाँ पे आपको बैटरी काफ़ी सही मिलने वाला है। अगर आप एक नॉर्मल यूज़ करते हो तो आपको ये 6 आवर्स 7 आवर्स और 8 आवर्स तक का बैकअप देगा आराम से। वहीं पे जो हमारा 24 अल्ट्रा है ये अभी भी मुझे है जो नॉर्मल बेसिक यूज पे 5 आवर्स प्लस का स्क्रीन ऑन टाइम दे देता है। और काफ़ी ज़्यादा लाइट यूज करूँ तो ये 6 और 7 आवर्स तक चला जाता है। जब अगर कैमरा यूज करता हूँ तो ये 3 आवर्स और 4 आवर्स के बीच में ही जो काम खत्म हो जाता है। तो वो सेम चीज़ तो यहाँ पे भी देखने को मिलेगा, बट रियली में बैटरी के ऊपर काम किया गया है जो कि मुझे दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे आपको एक और चीज़ बोरिंग लग सकता है, वो है कैमरा का सेटअप। जी हाँ, कैमरा का सेटअप जो है यहाँ पे सिमिलर ही आपको देखने को मिल जाता है। कोई भी आपको यहाँ पे लेंसेज वगैरह में चेंज नहीं देखने को मिलता। लेकिन अगर आप यहाँ पे रियल लाइफ में यूज करोगे ना तो आपको काफ़ी ज़्यादा बिग इंप्रूवमेंट देखने को मिलने वाला है 24 अल्ट्रा और 26 अल्ट्रा के बीच में। क्योंकि यहाँ पे जो मेन कैमरा है वो आपको 200 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है, जहाँ पे अपर्चर इस वाला जो 1.4 किया गया है। साथ साथ 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो जिसमें अपर्चर 2.9 किया गया है। 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा है जिसमें अपर्चर 1.9 किया गया है। 10 MP का आपको जो अपर्चर यहाँ पे 2.4 देखने को मिल जाता है। और सेल्फी सेम आपको 12 मेगापिक्सल का है जो कि AI ISP के साथ देखने को मिल जाता है। तो कैमरे में मुझे रियल में इंप्रूवमेंट देखने को मिला है, चाहे वो लो लाइटनिंग का हो या फिर बाकायदर का हो। आपको मैं यहाँ पे कुछ सैंपल शो कर देता हूँ फोटोज वगैरह, जो कि 24 और 26 अल्ट्रा का है। ऐसे में एक डेडिकेटेड वीडियो लेके आने वाला कैमरा कंपैरिजन का, और 26 अल्ट्रा के ऊपर एक कैमरा का फीचर्स के ऊपर कंप्लीट वीडियो दूंगा कि इसमें क्या क्या फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं। बट अभी के टाइम पे यहाँ पे इंप्रूवमेंट काफ़ी ज़्यादा अच्छा खासा है। 24 अल्ट्रा से नाइट में फ़ोटो क्लिक करना यानी भूल ही जाओ, बिल्कुल ही बेकार आते थे। बट यहाँ पे मुझे इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है, लाइट कंडीशन वगैरह काफ़ी ज़्यादा बेटर हुए हैं। तो यहाँ पे तो इंप्रूवमेंट है। आई नो कि और भी ज़्यादा इंप्रूवमेंट किया जा सकता था लेंस को चेंज करके, बट सैमसंग ने यहाँ पे लेंस को वही रखा है, बस अपर्चर को यहाँ पे इंप्रूव किया है, जिसकी वजह से आपको आउटपुट रिजल्ट बेहतरीन मिलते हैं। और साथ साथ इस वाले जो कैमरे के अंदर आपको 24 मेगापिक्सल का एक नया मोड देखने को मिल जाता है जो कि अच्छे रिजल्ट और डिटेल फोटो ला के देगा। लेकिन इसके लिए आपको कैमरा असिस्टेंट का एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा, जो कि आपको मिल जाएगा इजीली, सेटिंग के अंदर ही आपको नज़र आ जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे यूज़ कर पाओगे। कैमरे के अंदर और भी ज़्यादा इंप्रूवमेंट आ गया है, क्योंकि इसमें आपको जो लॉक के साथ आपको जो APV लॉग फुटेज का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जो कि सेम आपको आईफोन में प्रोग्रेस का देखने को मिलता है, उसी लेवल का है। और यहाँ पे जो फाइल साइज है वो काफ़ी ज़्यादा बिग हो जाता है। यानी 10 सेकंड का वीडियो का आप शूट करते हो ना इस कोडेक के अंदर, तो आपका जो साइज़ है वो करीब 2 GB के आसपास का जाएगा। तो अगर आप ऐसे यूजर से जो कि लॉग और APV कोडेक वगैरह यूज़ करते हो तो यहाँ पे काफ़ी काम आने वाला है, जहाँ पे कलर ग्रेड वगैरह कर पाओगे, बहुत सारी चीज़ें कर पाओगे, आपको काफ़ी अच्छा डिटेल देखने को मिलेगा। उस चीज़ में ये काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन आपके लिए साबित होने वाला है। साथ साथ यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लॉक दिया गया है जो कि रियली में काफ़ी अच्छे तरीके से वर्क करता है। पहले भी आपको ये देखने को मिला होगा मोटो के डिवाइसेज के अंदर, वीवो के डिवाइसेज के अंदर काफ़ी टाइम पहले, और सैमसंग ने अब जाके ऐड किया है। लेकिन हाँ, ऐड बहुत अच्छे तरीके से किया है। अगर आप इसका यूज़ करते हो, अपने फ़ोन को 360 रोटेट भी कर देते हो ना, तब भी आपका जो फुटेज है वो बिल्कुल ही स्टेबल और सही देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और इसका जो मैक्स क्वालिटी है वो आपको देखने को मिलता है QHD 60 FPS। तो आप इसका यूज कर सकते हो वैसे जगह पे जहाँ पे आपका मूविंग ऑब्जेक्ट वगैरह हो, जहाँ पे मोस्टली एक्शन कैमरा यूज़ किए जाते हैं, वहाँ पे इस कैमरे का यूज में आप ला सकते हो और आपको बेहतरीन से आउटपुट रिजल्ट मिल जाएंगे। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा और आपके काफ़ी काम भी आने वाले हैं। बाकी अगर हम बात करें इसके सॉफ्टवेयर का, तो इसमें आपको आउटर बॉक्स 8.5 देखने को मिलता है, वन UI, जिसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग से फीचर्स ऐड किए गए हैं, जिसपे मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो दे रखा है जहाँ पे टॉप फीचर्स बताए हैं, आप चाहो तो चेकआउट कर लेना। इसमें आपको एक होम पे फाइंडर देखने को मिलता है, जिसपे क्लिक करके आप कोई भी सर्च कर सकते हो, फाइंड करके निकाल सकते हो, जो कि बहुत अच्छे तरीके से वर्क करता है। और इसके ऐप डोर में भी आपको एक यहाँ पे सर्च बार देखने को मिलता है, जो कि पहले से काफ़ी ज़्यादा रिफाइन हो चुका है। यहाँ पे आप कोई भी सेटिंग वगैरह सर्च करते हो तो पहले क्या था कि जब भी आप सेटिंग सर्च करोगे तो सेटिंग का शॉर्टकट ला के देता था, जिस पे क्लिक करने के बाद आपका सेटिंग ओपन होता था। बट ये उसका सेटिंग का पूरा प्रीव्यू आपके सामने ला के रख देता है, जहाँ से आप ऑन एंड ऑफ कर सकते हो विदाउट सेटिंग में इन किए हुए। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलता है।
साथ साथ एआई के फीचर्स तो काफ़ी ज़्यादा भर दिए गए हैं, जहाँ पे आप फ़ोटो एडिट करते हो तो प्रॉम्प्ट देके फ़ोटो के अंदर कुछ भी बदलाव ला सकते हो, जो कि पहले नहीं था। और आप फ़ोटो के ऊपर कई सारे लेयर ऐड करते हो तो आपको लेयर का भी ऑप्शन मिलता है, जहाँ पे आप 1 लेयर 2 लेयर पे स्विच कर पाओगे आसानी से, और फोटो एडिटिंग पहले से और भी ज़्यादा बेटर और इम्प्रूव हो चुका है। यहाँ पे एक नाउ नोट्स करके फीचर्स आया है, जो कि आपके यूजर बेस के हिसाब से आपको है जो जब भी आप टाइप करोगे आपका आंसर ऑटो आपको सजेस्ट कर देगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। बट अभी उतना अच्छे तरीके से वर्क नहीं कर रहा है, जब तक कि आप इसे लॉन्गर यूज नहीं करते, आपके यूजर पैटर्न को नहीं समझता, जब तक ये अच्छे से बिहेव नहीं करेगा। बट हाँ, ये फीचर दिया गया है तो आगे आपका काम आने वाला है। साथ ही साथ अगर आप यूट्यूब पे या कोई भी सोशल मीडिया पे ऐसा वीडियो वॉच करो जिसमें काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ है बैकग्राउंड और आपको जो मेन ऑडियो पे फोकस करने में दिक्कत आ रहा है, तो आप बस टॉगल को ड्रॉप करो, वहाँ पे आपको एक नॉइज़ रिमूवर का ऑप्शन मिलेगा, जिस पे क्लिक करते ही आपका जो नॉइज़ बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। उसे आप अपने हिसाब से लेवल पे भी सेट कर सकते हो 1 2 3 4, और आपका जो बैकग्राउंड बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा नॉइज़, और आप आसानी से उस वीडियो को वॉच कर पाओगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल फीचर्स है। ऐसे बहुत सारे चेंज किए गए हैं इस बार One UI 8.5 के अंदर। उसके लिए आपको एक डेडिकेटेड वीडियो चेकआउट करना पड़ेगा, जो कि मैंने दे रखा है, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओवरऑल मैंने सारी चीज़ें कवर कर दी है 26 अल्ट्रा के बारे में, बट आपको कुछ भी और चीज़ें जानना हो, चेक करवाना हो तो आप कमेंट कर लेना, मैं उसे अगले वीडियो में जल्दी कवर कर दूंगा। अब रही बात मेरा फाइनल कंक्लूजन कि क्या मुझे अच्छा लगा 24 अल्ट्रा से 26 अल्ट्रा पे अपग्रेड करके, तो हाँ, मुझे ये रियल में काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। सबसे बड़ा मेन प्रॉब्लम जो कि डेली लाइफ में आता था मुझे कॉर्नर का, वो यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। दूसरी यहाँ पे बैटरी पहले से थोड़ा अच्छे तरीके से बिहेव कर रहा है, मेरे टेस्टिंग पे ये चीज़ नोटिस हुई है, तो ये मुझे काम आएगा। हाँ, बैटरी और बिगर होता है तो ज़्यादा बेटर होता, लेकिन हाँ, जो भी है वो सही तरीके से वर्क कर रहा है। चार्जिंग पहले से इंप्रूव हुआ है, तो 45 मिनट में 1 से 100% जा रहा है ऑन कंडीशन में, तो ये भी चीज़ काफ़ी ज़्यादा सही है। कैमरा पहले से काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव और बेटर हो चुका है, तो नाइट में भी फोटोज़ क्लिक करने में दिक्कत नहीं आएगा। और मैं मोस्टली इसका कैमरा यूज़ करता था अपने वीडियो शूट करने के लिए, तो वहाँ पे भी ये मुझे इम्प्रूवमेंट प्रोवाइड करने वाला है। और सबसे मेन जो नॉक सिक्योरिटी सभी में देखने को मिलता है, वो भी चीज़ मुझे यहाँ पे मिल जाता है। आई नो मार्केट में अभी के टाइम पे और भी ऐसे कैमरा वाले फ़ोन अवेलेबल है जो कि आपको अच्छे रिजल्ट निकाल के देंगे, बट ओवरऑल यूजर एक्सपीरियंस की बात करें ना, तो वो तो भाई मुझे सैमसंग में ही मिलने वाला है, स्पेशली नॉक सिक्योरिटी, One UI और बाकी अदर चीज़ें। तो ये एक ओवरऑल पैकेज है। लेकिन अगर आप 25 अल्ट्रा यूज कर रहे हो और उससे आप इस पर अपग्रेड करते हो, तो आपको उतना ज़्यादा बिग चेंज देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन आप 24 अल्ट्रा, 23 अल्ट्रा या 22 अल्ट्रा यूज कर रहे हो, उसके बाद आप इस पर अपग्रेड करते हो, तो आपको एक बड़ा सा चेंज देखने को मिलेगा। बट अगर आपका 24 अल्ट्रा स्टिल वर्किंग कंडीशन में आप अपग्रेड करने का प्लान कर रहे थे, लेकिन आपको बड़ा सा बिग डिफरेंस नोटिस नहीं हो रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है आपके यूज के हिसाब से, तो मैं कहूँ कि अभी थोड़ा सा वेट कर लो, या फिर आपका मूड है तो आप अपग्रेड कर सकते हो। रिमेंबर वन थिंग कि एक बिग अपग्रेड आपको ऑन पेपर दिखाई देना, और एक बिग अपग्रेड होता है जब आप यूज करते हो, चीज़ें नज़र आती है उसके मामले में, तो उसके मामले में तो रियली में है। बट आपका मूड नहीं है, आप पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते ज़्यादा, तो मैं कहूँगा कि वेट कर लो, 27 अल्ट्रा आने दो, उस समय आप अपग्रेड कर लेना, ठीक है। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही था। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब, क्योंकि बहुत सारे आपको वीडियो मिलने वाले हैं आने वाले टाइम में, और पॉसिबल हो तो हाइप भी दे देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।